हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 46th एंड फाइनल एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जिसमें हम डियर बेकी के फाइनल 4 इश्यूज़ कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये द बॉयज़ कॉमिक की सीरीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इशू 5 वेंसडे। तो इशू स्टार्ट होता है एनी और बॉबी के ह्यूई की बचपन में लिखी एक पोयम गाकर ह्यूई का मजाक उड़ाने से, जिस पर बात करते हुए बात शिफ्ट होकर बॉबी पर आ जाती है और बॉबी बताती है कि उसके चेंज होने के बाद से उसकी कुछ दवाइयाँ चल रही थी, पर अब ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद से वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी अगर वो तब भी आती रही तो, जिस पर ह्यूई परेशान होकर सॉरी बोलने लग जाता है। बेसिकली ह्यूई को अब भी ऐसा फील होता है कि उसके वजह से बॉबी के साथ वो हादसा हुआ था। तो अगर आपको याद हो तो हाईलैंड लेडी स्टोरी लाइन में हमने देखा था कि मैलेरी की प्लान की वजह से ह्यूई और बॉबी ने एक ड्रग डीलर को पकड़ लिया था, जिसमें ह्यूई का एक दोस्त डेड मारा भी गया था और बॉबी का औजार कट गया था। पर बॉबी ये फिर से क्लियर करती है कि इसमें ह्यूई की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस दिन भी बॉबी अपनी मर्जी से लड़ने आई थी। उसके अलावा औजार कटने से पहले भी बॉबी खुद भी चेंज होना चाहती थी। इसी बीच एनी भी बॉबी को सिंपैथी देते हुए पूछती है, पर अब तुम आगे क्या करोगी। पर फिलहाल के लिए सीन यहाँ से चेंज होता है और हम चलते हैं फ्लैशबैक में बुचर और विकर के पास, जहाँ विकर स्टॉर्मफ्रंट से मिलने के बाद बुचर को इन्फॉर्मेशन देने आया होता है। विकर बताता है कि जब वो स्टॉर्मफ्रंट से मिलने गया था तो उनकी किस्मत से जूलियन बैक्स्टर भी वहाँ ऑलरेडी आया हुआ था और इसके वजह से स्टॉर्मफ्रंट ने विकर को हॉल में ही वेट करने को बोला और जूलियन बैक्स्टर और स्टॉर्मफ्रंट रूम में जाकर बात करने लग गए। पर विकर ये भी बताता है कि वो दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से उनकी बातें विकर ने भी सुन ली और ये सब चीज़ विकर बड़ा खुश होकर बुचर को बता रहा होता है। यही हम ये भी देख सकते हैं कि विकर ने अपनी जली हुई आंख में एक नकली आंख लगा ली होती है, जो कि आई थिंक इन्फिनिटी वॉर में हमें दिखे थॉर के लुक की एक पैरोडी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम 2021 में आया था, तो हो सकता है कि गार्थ एनिस ने ये एक रेफरेंस डाल दिया हो। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। विकर बताता है पहली चीज़ जो मैंने सुनी थी वो थी स्टॉर्मफ्रंट का नो चिल्लाना, जैसे कि वो पहले भी ना कह चुका हो और उसे दोबारा ऐसा कहना पड़ रहा हो। और उसके बाद जूलियन ने कहा कि मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मुझे लगा था हमारे बीच कुछ है। और इसके बाद स्टॉर्मफ्रंट थोड़ा गुस्सा होकर कहता है हमारे बीच ना पहले कुछ था और ना अभी कुछ है। जिसके बाद जूलियन ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं बस ग्रैंड सवाना की बात करूंगा तो हम फंस जाएंगे। जिस पर स्टॉर्मफ्रंट ने कहा कि हाँ तुम तो बेशक फंसोगे, और जूलियन बस हंसने लग गया। मतलब जूलियन स्टॉर्मफ्रंट से डर ही नहीं रहा था और फिर वो दोनों शांत हो गए, शायद वो उस टाइम एक दूसरे को घूर रहे होंगे। विकर के ये सब बताने के बीच हम देखते हैं उस बग को जो बुचर ने विकर के हेलमेट पर लगाया था, जिसके साथ हम ये भी देखते हैं कि पीछे ही एमएम छुप कर उस बग की सारी रिकॉर्डिंग सुनकर विकर की बताई हुई बातों को रिकॉर्डिंग से मैच कर रहा होता है। विकर आगे बताता है कि फिर जूलियन ने कहा कि मैं इस बात को याद रखूंगा और स्टॉर्मफ्रंट ने भी कहा कि हाँ मैं भी, और फिर जूलियन गुस्से में वहां से चला गया। बुचर पूछता है और तुमने स्टॉर्मफ्रंट से मिलकर क्या कहा। विकर बताता है कि पहले तो उसने जूलियन के बारे में स्टॉर्मफ्रंट से ही पूछा कि वो आदमी कौन था, जिस पर स्टॉर्मफ्रंट ने बोला कि बस कोई बेवकूफ़ है। और फिर विकर ने पूछा कि वो तुमसे क्या चाहता था, तो स्टॉर्मफ्रंट ने कहा कि वो बेवकूफ़ मुझे विलन जैसे कपड़े पहनाकर अपनी नई बेवकूफ़ों की टीम से लड़वाना चाहता था। पर फिर स्टॉर्मफ्रंट को अचानक से ध्यान आ गया कि उसे ये बातें सबको नहीं बतानी चाहिए और फिर स्टॉर्मफ्रंट ने विकर के वहाँ आने की वजह पूछी, जिस पर विकर पहले ब्लैंक हो गया, पर फिर उसने कहा कि वो बस ऐसे ही मिलने आया था। जिसके बाद स्टॉर्मफ्रंट ने विकर को वहाँ से दफा होने के लिए कहा और विकर बुचर के पास आ गया। ये सब बताकर विकर भी वहाँ से चला जाता है और एमएम भी बाहर आ जाता है और बुचर को बताता है कि विकर ने उन्हें सब कुछ सही बताया है। तो बेसिकली जूलियन बैक्स्टर चाहता था कि स्टॉर्मफ्रंट स्कॉर्चर्स टीम का विलन बनकर आए, जिससे स्कॉर्चर्स लॉन्च हो जाए, पर स्टॉर्मफ्रंट सुपर ह्यूमन डिवीजन के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए उसने जूलियन को मना कर दिया और अब जूलियन कोई और रास्ता ढूंढेगा। उसके अलावा विकर इतना खुश होकर बुचर को सब कुछ सही सही इसलिए बता रहा था क्योंकि अब वो बुचर को नाराज नहीं करना चाहता, साथ ही वो अभी ये मानकर चल रहा है कि वो और बुचर अभी एक ही टीम में है। खैर, सीन फिर चेंज होता है और हम फ्लैशबैक में थोड़ा आगे आते हैं, जहां मैलेरी को छोड़कर बाकी बॉयज टीम एक स्टेडियम में मौजूद होती है और फ्रेंची के थ्रू हमें पता चलता है कि जूलियन बैक्स्टर को वॉर्ड से कोई भी सूप्स नहीं मिले अपनी टीम को लॉन्च करने के लिए, जिसकी वजह से अब वो कुछ एक्टर्स को हायर करके उन्हें विलन बनाकर और अपने कुछ मीडिया वाले दोस्तों की हेल्प से अपनी टीम को इसी स्टेडियम से लॉन्च करेगा। पर बॉयज़ को ऐसा फील हो रहा है कि शायद वॉर्ड इस प्लान को खराब करने की कोशिश करेगी और मैलेरी के अकॉर्डिंग अगर वो वॉर्ड में और दरार लाना चाहते हैं तो उन्हें ये लॉन्च प्रॉपरली होने देना होगा और इसी बात का ध्यान रखने के लिए बॉयज़ वहां मौजूद होते हैं। बॉयज़ उस स्टेडियम के हर कोने को उसके कंट्रोल रूम से देख रहे होते हैं और तभी उन्हें दिखता है कि एक सूप की टीम जिसे वॉर्ड के सुपर हीरो डिवीजन ने भेजा होता है वो उन एक्टर्स को मारने जा रहे होते हैं जो नकली विलन बने हैं, ताकि जूलियन का प्लान फेल हो जाए। और ये देखकर बॉयज़ उन सूप्स को रोकने चल पड़ते हैं। बुचर जाते हुए कहता है ये सी लिस्ट के सूप्स हैं, तो तुम जितना डैमेज करना चाहते हो कर सकते हो, बस जल्दी और शांति से करना।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एक्टर्स अपने डायलॉग को रिहर्स कर रहे होते हैं और ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं और बॉयज़ और वो सूप टीम उन एक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। तभी उन एक्टर्स के सामने वो सूप्स पहुंच जाते हैं और उन एक्टर्स को लगता है कि वही स्कॉर्चर्स टीम है और उन एक्टर्स में से एक कहता है, हमें तो ग्राउंड में मिलना था ना, तुम लोग स्कॉर्चर्स ही हो ना। जिस पर वो सूप्स कहते हैं, नहीं, हम स्कॉर्चर्स तो डेफिनेटली नहीं हैं। पर इससे पहले सूप्स कुछ कर पाते बॉयज़ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और एक एक करके सभी सूप्स को पीटने लग जाते हैं। इसी बीच बुचर उन एक्टर्स के पास जाकर उनसे कहता है, तुम्हें कुछ काम के पैसे दिए गए हैं तो तुम जल्दी से जाकर वहाँ अपना काम करो। पर वो एक्टर्स बुचर की बात सुनने की जगह उससे वहाँ हो रहे इंसिडेंट के बारे में कई सवाल पूछने लग जाते हैं, जिससे परेशान होकर बुचर उन सूप्स में से एक का कटा हुआ हाथ उठाकर, जो कि वुल्वरीन के क्लॉज की तरह होता है, उनमें से एक एक्टर के गले पर रख देता है और उनसे कहता है, मिस्टर बैक्स्टर ने तुम्हें शो के लिए रखा है और हमें ये इंश्योर करने के लिए रखा है कि तुम सही सलामत ये सब कर पाओ। अब तुम चुपचाप ग्राउंड पर जाओ और इस बारे में किसी को भी मत बताना, मिस्टर बैक्स्टर को भी नहीं, क्योंकि उन्हें काम में कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है। और अगर तुमने मेरी बात ना मानने की गलती करी तो यकीन करो मुझे पता है तुम में से हर किसी को कहाँ ढूंढना है। और ये सुनकर डर के मारे वो सभी एक्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं और सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एक और फ्लैशबैक में, जहाँ बुचर और बैकी अपने रूम में होते हैं। बैकी बुचर से पूछती है, बुचर अगर मैं चली जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? जिस पर बुचर टेंशन में आकर पूछता है, बैकी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? जिस पर बैकी कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं कहीं नहीं जा रही, पर अगर मुझे कुछ होता है तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे बिना भी ठीक रहोगे ना। जिस पर बुचर इस बारे में बात ना करने के लिए कहता है, पर बैकी कहती है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहती हूँ, बस कभी कभी तुम मुझे ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, जैसे कि तुम्हारी सारी होप्स मुझ पर टिकी हो और तुम मेरे बिना अच्छे से नहीं रह पाओगे। और मुझे पता है हम इस बारे में जोक करते रहते हैं, पर सच यही है कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है और मैं बस ये इंश्योर करना चाहती हूँ कि तुम भी यही जानते हो। जिस पर बुचर कहता है, मैं तुम्हारे बिना बेकार था। बैकी जवाब देती है, हाँ मैंने थोड़ी हेल्प ज़रूर करी, पर वो तुम थे जिसने अपने आप में चेंजेस करे। बुचर याद दिलाता है, जिस दिन मैं तुमसे मिला था मेरा चेहरा एक रात पहले हुई लड़ाई की वजह से बिगड़ा हुआ था। तुमने मुझे पीने से रोका, तुमने मम्मी को पापा से अलग करवाया। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो आज तक मैं या तो मर चुका होता या किसी जेल में होता। पर बैकी कहती है, मैंने बस एक और ड्रिंक करने की जगह मुझसे बात करने को बोला था, पर तुमने ये डिसाइड किया कि तुम मेरी बात मानोगे। सिमिलरली तुम्हारे मम्मी पापा के लिए भी मैंने बस आइडिया दिया था, पर तुमने खुद अपने आप को चेंज किया है। पर तभी बुचर ये सब सुनकर उठकर खिड़की के पास चला जाता है और कहता है, तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, हमेशा से ही। बैकी कहती है, हाँ वो तो है, पर तुम मेरे बिना भी सही रहोगे बिली। तुम थोड़े टाइम के लिए सैड ज़रूर रहोगे, पर फिर तुम ठीक हो जाओगे। जिस पर बुचर दबी आवाज़ में कहता है, मैं दुनिया ख़त्म कर दूंगा। पर बैकी ये बात नहीं सुनती और वो फिर उस बात को वहीं ख़त्म कर देती है। बुचर डायरी में लिखता है, तुमने हमेशा मुझ में अच्छाई देखी है, तो मैं भी तुमसे ईमानदारी से सब कहूँगा। मुझे उनसे नफ़रत है, उन सब से नफ़रत है, सिर्फ उससे ही नहीं जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है, उसके लिए तो मैंने कुछ अलग सोच ही रखा है, पर मैं उन सभी को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिसका मतलब है कई सारे लोग मारे जाएंगे, ज़्यादातर सूप्स होंगे, पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि ये सब ह्यूई अपने वॉशरूम में लाइट बंद करके और टॉर्च जलाकर पढ़ रहा होता है, और इतना पढ़कर वो उस डायरी को बंद करके और संभाल कर चोरी चुपके वापस अपने कमरे में जा रहा होता है कि तभी कोई ह्यूई को इडियट कहता है। इशू 6 थर्सडे। तो वो इडियट कहने वाली इंसान एनी होती है, जिसने ह्यूई को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है। और अब हम चलते हैं अगली सुबह में, जहाँ एनी कुछ बहुत अजीब सा बना रही होती है, पर ह्यूई एनी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। एनी ह्यूई को सबसे घटिया लायर बोलती है, क्योंकि उसे सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। और ह्यूई को ये रियलाइज़ हो जाता है कि एनी को उस डायरी के बारे में पहले से ही पता चल चुका था, और इसी बारे में वो एनी से पूछता भी है। एनी बताती है कि उसने डायरी देखी थी, एक पेज पढ़ा भी, और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये डायरी किस बारे में है तो एनी ने उसे वापस रख दिया। और वो इंतज़ार कर रही थी कि ह्यूई खुद एनी को सब सच बता दे, पर ह्यूई ने ऐसा नहीं किया। फिर एनी ह्यूई को याद दिलाती है कि 12 साल पहले ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे खड़े होकर ह्यूई ने एनी से खुद कहा था कि अब वो बुचर की बात कभी नहीं करेगा। पर उसके बावजूद अगले 12 साल ह्यूई ने एनी को बुचर के बारे में सब कुछ बताया, पर एनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे ऐसा फील हुआ कि ह्यूई ये सब बताकर अपने मन के बोझ को हल्का करना चाहता है। पर अब ये डायरी आ गई। फिर एनी ह्यूई की तरफ देखकर कहती है, तुम बुचर के जैसे नहीं हो। तुम कोई ऐसे टफ गाय नहीं हो जो अपने बातें दबा कर रखता है और किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। बुचर इस तरह का आदमी था, और देखो एंड में उसे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है, जहाँ तुम मुझसे झूठ बोला करते थे और बातें छुपाया करते थे। जिस पर ह्यूई पूछता है,
तो अब हम आगे क्या करेंगे? और एनी जवाब देती है, फिलहाल बस बैठो और मुझे बेक करते हुए देखो। और सीन यहाँ से चेंज होता है और हम चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ पेड एक्टर्स की मदद से स्कॉर्चर्स टीम फाइनली लॉन्च हो जाती है और मीडिया इस चीज़ को कवर कर रही होती है, जिसे टीवी पर बुचर को छोड़कर बाकी बॉयज देख रहे होते हैं। पर तभी फीमेल वहाँ आकर चैनल चेंज कर देती है, क्योंकि उसे टीवी पर किसी शो से पेंटिंग सीखनी होती है। जिसके बाद मैलरी, एमएम और फ्रेंची उस रूम से बाहर आकर बातें करने लगते हैं। एमएम और फ्रेंची बताते हैं कि वो स्कॉचर्स टीम के लॉन्च के बाद से ही 7 हेडक्वार्टर्स की रिकॉर्डिंग को मॉनिटर कर रहे हैं, पर 7 या वहां आने वाले किसी भी वार्ड के ऑफिशियल ने स्कॉचर्स की बात आपस में नहीं करी है। जबकि मैलरी के प्लान के हिसाब से स्कॉचर्स के लॉन्च के बाद 7 और वार्ड में थोड़ी हलचल मच जानी चाहिए थी। और एमएम और फ्रेंची को अब लगने लगता है कि शायद उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं था और वार्ड को स्कॉचर्स टीम की सक्सेस से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एमएम कहता है, ये सब देखकर मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। पहला, जैसा विकर ने बुचर को बताया था कि वॉट ने स्कॉचर्स के बारे में उन्हें बात करने के लिए मना कर रखा है, तो शायद 7 से लेकर बाकी सभी सूप्स स्कॉचर्स के बारे में बात करने से भी डर रहे हैं। या दूसरा, कि वॉट और बाकी सूप्स को स्कॉचर्स से फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर मैलरी कहता है, अभी के लिए हम पहले वाले प्लान पर ही चलेंगे, फिर आगे ही देखेंगे कि क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ बुचर फ्लैटिरॉन बिल्डिंग के पास वाले पार्क में टेरर के साथ बैठकर उस बिल्डिंग में जाने की फीलिंग के बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस फ्लैशबैक में बॉयज़ का ऑफिस फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में नहीं है, जैसा कि हमें मेन सीरीज़ में दिखा था। इस टाइम तक उनका ऑफिस किसी और जगह पर ही है, जो बाद में शिफ्ट होकर फ्लैटिरॉन बिल्डिंग में चला गया था। खैर, बुचर यहीं बैठे हुए लिखता है, मैलरी को कोई आइडिया नहीं है, वो बस नोटिस बोर्ड पर फोटोज़ लगा देता है और हम काम को पूरा करते हैं। पर ये सब मैटर नहीं करता है, स्कॉचर्स मैटर नहीं करते हैं, ना ही जूलियन बैक्स्टर प्यू। वार्ड के अंदर भी जो चल रहा है उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो लोग कहीं नहीं जाने वाले। ना ही कुछ सूप्स को मारने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जगह और आते रहेंगे। मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ बड़ा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पर जो भी करना पड़े उसके लिए मुझे सबसे पहले तुमसे छुटकारा पाना होगा, ताकि मैं कुछ बहुत डरावने और गंदे काम कर सकूँ। मुझे पता है टाइम टू टाइम मैंने तुम्हारी बातों को ना मानकर तुम्हारे साथ चीट किया है, पर तुम मुझे कभी रोक नहीं पाई, और अब आगे इससे भी बदतर होने वाला है, जो तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूँ वो तुम्हारी मुझे बदलने की हर कोशिश को बेकार साबित कर देगा। इसलिए मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे इसी रास्ते पर बढ़ना चाहिए या नहीं, और इसलिए मैं तुम्हारे जाने के बाद डरा भी हुआ हूँ। और इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ बुचर और बैकी के उन्हीं दोस्तों के साथ डिनर पर गए होते हैं जिनकी बात वो लास्ट एपिसोड में कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत नशे में होता है और उसकी वाइफ जैसे तैसे उसे वहाँ से लेकर जा रही होती है। जिसके बाद बुचर से हमें पता चलता है कि उस दिन फिर से उस आदमी ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बुचर पर थोपा था। लेकिन कुछ देर के बाद बुचर और बैकी टॉपिक बदल देते हैं और अपनी शाम को एंजॉय करने लग जाते हैं, जहाँ हमें बुचर का एक कंप्लीटली नई और सॉफ्ट साइड देखने को मिलती है। पर तभी वो फ्लैशबैक कट होता है स्कॉचर्स वाले फ्लैशबैक पर, जहाँ बुचर बहुत गुस्से में होता है और डायरी में लिखता है, जब से तुम्हारी डेथ हुई है मैंने हर मिनट तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रहा हूँ उन चीज़ों को करने के लिए जो मैं खुद करना चाहता हूँ। तुमने अपनी जान गंवाई थी, पर मैं जो कर रहा हूँ वो अपने लिए कर रहा हूँ। और इतने में ही बुचर बॉयज़ के ऑफिस पहुंच जाता है, जहाँ बुचर उनसे कहता है कि वॉट ने हमें यूज़ करके स्कॉचर्स को क्रेडिबिलिटी दिलवाई है, और एक तरह से वॉट समझ गई है कि हम लोग कैसे सोचते हैं, और अब वो हमारा ही फ़ायदा उठा रही है। बुचर के अकॉर्डिंग ग्रैंड सवाना का इशू वॉट के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर उसकी सच्चाई मीडिया के सामने आ गई तो वॉट को स्टार्टिंग से अपनी इमेज बनानी पड़ेगी। इसलिए वो जूलियन बैक्स्टर प्यू की टीम को डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे, ताकि वो गुस्से में आकर वॉट की पोल ना खोल दे। पर वो उसे डायरेक्ट एक्सेप्ट करके ज़्यादा पावर भी नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी सी लिस्ट टीम को स्कॉचर्स को रोकने के बहाने जूलियन बैक्स्टर की टीम को बॉयज़ के थ्रू ही क्रेडिबिलिटी दिलवा दी, क्योंकि बॉयज़ भी ये मानकर चलेंगे कि इस इशू से वॉट में रिफ्ट आएगी और उनका फ़ायदा होगा, इसलिए वो स्कॉचर्स को बढ़ने देंगे। पर स्कॉचर्स से वॉट का रेवेन्यू और बढ़ेगा ही, साथ ही जूलियन बैक्स्टर भी खुश रहेगा, और एट दी एंड बॉयज़ एक तरह से वॉट के लिए ही काम कर रहे होंगे। बाकी बॉयज़ भी इस रीज़न में अपने आइडियाज़ देते हैं, और एट दी एंड मैलरी और बाकी बॉयज़ को भी ये रियलाइज़ होता है कि बुचर कहीं ना कहीं सही सोच रहा होता है। जिसके एंड में मैलरी बुचर से कुछ देर अकेले बात करने के लिए कहता है। अकेले होने पर मैलरी बुचर से कहता है, मैं ये पॉइंट हेडक्वार्टर्स को कंफर्म कर दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुमने अभी किया वो ऐसी बातों को हैंडल करने का गलत तरीका है। पहले तुम मुझसे प्राइवेटली बात करोगे और फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बाकियों को क्या और कैसे बताना है। क्या ये तुम्हें मंजूर है? बुचर हाँ कहता है, पर साथ ही जाते हुए ये भी कहता है कि शायद उनका हर बात हेडक्वार्टर्स को बताने के बाद ही कुछ करने का तरीका ही उनके प्लान्स के फेल होने का रीज़न बन रहा है, क्योंकि शायद हेडक्वार्टर से कोई उनकी बातों को वॉट को टिप कर देता हो, जिससे वॉट को उनके प्लान के अगेंस्ट कुछ सोचने का टाइम मिल जाता हो। और ऐसा कहते हुए बुचर वहाँ से चला जाता है और हम आते हैं वापस प्रेजेंट में एनी और ह्यूई के पास।
ह्यूई डायरी का सीक्रेट एनी को ना बताने का रीज़न बताते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैं कुछ टाइम में चुपचाप ही इसे खुद सॉर्ट आउट कर लूँगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ तब तक बताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और मुझे पता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी नाराज़ कर रखा है, क्योंकि मैं शादी के बारे में अपना डिसीजन सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा हूँ, और उसके बाद अब मैंने तुम्हें और नाराज़ कर दिया है, और अब मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ ही ना जाओ। पर एनी कहती है, मैंने अभी तक तुम्हें नहीं छोड़ा है, तो ये ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें अभी भी नहीं छोड़ने वाली, अनलेस तुम कुछ और बहुत बुरा करो। तो अब तुम ये ढूंढो कि ये डायरी किसने भेजी है। ज़रूर कोई पुराने दिनों से ही होगा। देखो कौन कौन उस टाइम पर बच गया था और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। जब तुम उसे ढूंढ लो तो उन्हें बोलो कि हमें अकेला छोड़ दे और वापस तुम फिर यहाँ आओ और अपनी लाइफ जियो। और हाँ, जब तुम इस बार वापस आओ तो बिल्कुल भी हमारे बीच कोई सीक्रेट्स नहीं रहने चाहिए, ओके। और ऐसा कहकर एनी जो भी बना रही थी वो उठाकर पूरा ह्यूई के सर पर डाल देती है और पूछती है, तुम समझ गए? जिस पर ह्यूई हाँ कहता है। इशू 7, फ्राइडे। हम चलते हैं उस फ्लैशबैक में जहाँ स्कॉचर्स की स्टोरी चल रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बुचर वापस लंदन आया होता है क्योंकि मेलोडी ने उसे वहाँ पर कुछ काम दिया होता है। बुचर डायरी में लिखते हुए बताता है कि उसे वहाँ पर वही आदमी मिल जाता है जिससे मिलना बुचर को पसंद नहीं था जब बैकी जिंदा थी और बैकी और बुचर उनसे मिलने जाते थे। वो आदमी सबसे पहले बैकी की डेथ के बारे में बुचर को सिंपैथी देता है क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि बैकी के फ्यूनरल के टाइम बुचर को जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद मेलोडी उसे अपने साथ यूएस ले गया था। तो बैकी की डेथ के बाद आज पहली बार ही ये आदमी बुचर से मिल रहा था। वो आदमी सिंपैथी देने के बाद बुचर को एक ड्रिंक के लिए बैठने को कहता है। बुचर को यह आदमी पसंद नहीं होता पर फिर भी वो आज उसके साथ बैठ ही जाता है, जहां वो आदमी थोड़ी देर में बैकी की बातों से वापस अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर आ जाता है। पर इस बार बुचर को रोकने के लिए कोई बैकी नहीं होती, इसलिए बुचर चुपचाप उसकी बातें सुनने की जगह खुद भी उसे जवाब देने लग जाता है। बेसिकली इस कन्वर्सेशन से हमें गार्थ एनिस के पॉलिटिकल थिंकिंग के बारे में थोड़ा पता चलता है। बुचर के काउंटर आर्ग्यूमेंट के बाद वो आदमी खुद कहने लग जाता है, इस बिली बुचर को तो मैं जानता ही नहीं था। क्यों? और सीन चेंज होता है। बुचर वापस यूएस आ चुका होता है और विकर से मिलने जा रहा होता है। जाते हुए हमें उसकी डायरी की बातें दिखती हैं जिसमें लिखा होता है, तुमसे मिलने से पहले मैं एक जानवर था, तुमसे मिलकर मैं कम से कम बात करने लायक बना, पर अब तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ और ही बन चुका हूँ। तभी बुचर विकर के पास पहुँच जाता है और पूछता है, तो क्या चल रहा है? जिस पर विकर कहता है, कुछ खास नहीं, मैं ध्यान रख रहा हूँ, पर हमारे लास्ट टाइम बात करने के बाद से स्कॉचर्स की कोई बात हुई नहीं है। ओ हाँ, एक चीज़ और, स्कैंडिया की भी डेथ हो चुकी है। वो आईसीयू में भर्ती थी पर उसने पेन किलर्स का ओवरडोज ले लिया और मर गई। वॉट उसके रिसरेक्शन के भी सोच रही है, पर तुम्हें पता ही होगा कि वो चीज़ कैसे काम करती है। तो आपको याद ही होगा कि स्कैंडिया विकर की टीम की मेंबर थी जिसे पिछले एपिसोड में फीमेल ने ही पीटा था। बुचा पूछता है, उस दिन की लड़ाई में स्कैंडिया ने ही सर्वाइव किया था ना, मतलब तुम्हारे अलावा? जिस पर विकर हाँ कहता है। बुचर आगे कहता है, और तुमने उस लड़ाई के बारे में या मेरे बारे में किसी और को नहीं बताया है, क्यों? जिस पर विकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे इतना समझ ही गए होगे कि अब मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ। बुचर हामी भरता है और कुछ आगे जाकर कहता है, इसे उठाओ। और हम देखते हैं कि उस जगह पर एक सॉफ्ट टॉय पड़ा होता है जिसे हमने इससे पहले फीमेल के पास देखा था, और यहाँ पर या इवन इसके आगे हमें कुछ एग्जैक्ट इस सीन के बारे में नहीं बताया जाता। पर जिस तरह से बुचर ने कुछ देर पहले विकर से कहा कि अपनी टीम में से बस तुम ही बचे हो, और यहाँ पर फीमेल के टॉय का ऐसे होना कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर फीमेल के थ्रू बुचर ने विकर को भी मरवा दिया होगा, क्योंकि अब तक विकर से वो लोग काम निकलवा चुके थे और अब उसका कोई यूज़ नहीं था। खैर, सीन यहाँ चेंज होता है, हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ एनी और ह्यूई बाहर एक फील्ड में बैठे होते हैं और ह्यूई बार बार एनी से एक ही बात कर रहा होता है कि जिस तरह से बुचर ने बैकी को अपनी डायरी में डिस्क्राइब करा है, और इवन जब वो जिंदा भी था तब भी जैसे वो बैकी के बारे में बात किया करता था, उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि बैकी एक बहुत अच्छी औरत थी और वो ये डिज़र्व करती थी कि दुनिया उसके बारे में जाने और उसको याद रखे। पर एनी सबसे परेशान होकर कहती है, अब हमें ये और डिस्कस नहीं करना चाहिए कि बैकी क्या डिज़र्व करती थी, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि बैकी क्या चाहती थी। बैकी जो डिज़र्व करती थी वो थी एक नॉर्मल लाइफ जिसमें उसके साथ वो सब ना हुआ होता और वो अपनी लाइफ अपने प्यार के साथ आराम से गुजार पाती। अगर तुम भी बैकी के नाम पर अपनी तरफ से कुछ चीज़ें करने लग जाओ तो तुम में और बुचर में क्या फ़र्क रह जाएगा? बुचर को भी पता ही था कि बैकी ये सब नहीं चाहती थी, क्यों? जिसके बाद एनी ये भी बताती है कि बॉबी ह्यूई और उसके बीच हुई सभी बातों के बारे में एनी को भी बता देती है और उसे पता है कि ह्यूई उसके बारे में कितना अच्छा सोचता है। पर एनी ये भी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए लड़ने की या कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो जो हमने डिस्कस किया था उसे पूरा करो और फिर वापस आ जाओ ताकि हम आराम से अपनी लाइफ जी सके। यहाँ से सीन चेंज होता है, ना वापस चलते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ लेजेंड ने वॉर्ड के एक ऑफिशियल इवेंट में जूलियन बैक्स्टर प्यू के दिए हुए एक स्पीच की रिकॉर्डिंग
मैलेरी को भेजी होती है और वो ये रिकॉर्डिंग बुचर को दिखा रहा होता है। इस स्पीच में बेसिकली जूलियन खुद वॉर्ड के सूप्स का मजाक उड़ा रहा होता है और अपने मीडिया डिवीजन के थ्रू सूप्स को और पॉपुलर करके उनसे ढेर सारे पैसे बनाने की बात कर रहा होता है, ताकि इन सभी बातों से वॉर्ड में उसके नाम की लहर चालू हो जाए। और यहाँ मैलेरी खुद इशारों में बुचर को स्कॉर्चर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए छूट दे देता है और बुचर अकेले ही स्कॉर्चर्स और जूलियन बैक्स्टर से निपटने जाने लगता है। मैलेरी बताता है कि अभी स्कॉर्चर्स का किसी तरह का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उन्हें संभालना मुश्किल नहीं होगा और बुचर ये सब सुनकर वहां से जाने लगता है। पर जाने से पहले फिर एक बार इशारों में ही मैलेरी बुचर से उस बग के बारे में कहता है जो बुचर ने विकर के ऊपर लगाया था, क्योंकि जैसा आपको याद हो तो ये बुचर ने बिना मैलेरी से पूछे या उसे बताए लगाया होता है। पर जैसा हमें यहाँ पता चलता है कि मैलेरी को अब ये बात पता चल चुकी होती है, पर बुचर मैलेरी की बात को काट कर और एक तरह से इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और जाते जाते हम बॉयज के बाकी मेंबर्स पर भी एक आखिरी बार नजर डालते हैं। एमएम अपनी मजबूरी की प्यास बुझाने के लिए किसी के पास जा रहा होता है, यू नो व्हाट आई मीन। दूसरी तरफ फ्रेंची फीमेल की देखभाल कर रहा होता है और फीमेल अपने सॉफ्ट टॉयज के साथ बैठकर खाना एंजॉय कर रही होती है और बुचर स्कॉर्चर्स और जूलियन के पास जा रहा होता है। बुचर डायरी में लिखता है, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे पता है इस बात में कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि लिखना मेरे जैसे इंसान की बस की बात नहीं है, पर अगर मैं इसमें अच्छा भी होता तब भी मुझे नहीं लगता कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई शब्द होते। मैंने जो किया उसे करने के बाद मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा और सोचता रहा, पर फिर मैंने खुद से कहा अब तो वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तुम जा चुकी हो। और यही हम देखते हैं कि बुचर ने जूलियन को बांध रखा होता है, साथ ही उसकी आंखों पर पट्टी भी लगा रखी होती है। पर तभी बुचर वहां आकर जूलियन की आंखों से पट्टी हटा देता है और जूलियन वहां का नज़ारा देखकर शॉक में आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस जगह पर स्कॉर्चर्स का डिनर होने वाला था, लेकिन शायद उसी दौरान बुचर वहां पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि डिनर टेबल के पास स्कॉर्चर्स टीम की बॉडी बंधी होती है, पर उन बॉडीज से बुचर ने सर काट दिए होते हैं और बहुत ही ब्रूटली पूरी स्कॉर्चर्स टीम को मार दिया होता है। और अब हमें समझ में आता है कि क्यों बुचर ने कुछ देर पहले ये कहा कि अब तुम हमेशा के लिए जा चुकी हो, क्योंकि जितनी भी अच्छाई और अच्छी सोच बैकी की बुचर में और उसकी सोच में बची होती है, इस तरह का ब्रूटल मर्डर करके बुचर ने वो भी ख़त्म कर दिया होता है। जूलियन ये सब देखकर डर के मारे कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? जिस पर बुचर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हमारे बीच बस बाउंड्रीज को लेकर कन्वर्सेशन हो रही थी। और यहीं हम वो कुल्हाड़ी भी देखते हैं जिससे बुचर ने सबको मारा होता है और फिर बुचर उस कुल्हाड़ी को उठाकर जूलियन की तरफ बढ़ने लग जाता है और तभी हमें डायरी की बातें दिखाई जाती हैं। एक बहुत अच्छी लड़की मेरे लाइफ में अचानक से आई और उसने मुझे बदल दिया। मैंने बहुत ट्राई किया बैकी, पर मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी बस एक कंट ही हूँ। बस मैं यही कह सकता हूँ, गुड बाय लव, बिली। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो कुल्हाड़ी पकड़कर बुचर जूलियन के पास खड़ा हो जाता है और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर उसने जूलियन को भी मार दिया होगा। और इसी इंसिडेंट के बाद बुचर डायरी में भी लिखना बंद कर देता है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद से उसने एक तरह से बैकी की सोच को भी अपने अंदर से मार दिया था। और इसी के साथ स्कॉर्चर्स और जूलियन बैक्स्टर का किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है। इशू 8 जनवरी। तो ह्यूई इस तलाश में निकल जाता है कि किसने उसे ये डायरी भेजी थी और अपनी इसी तलाश में वो एक पाइनएप्पल के खेत में पहुंच गया होता है, जहां एक अजीब सा आदमी ह्यूई को एक पाइनएप्पल दिखाकर पूछता है ये क्या है, जिस पर ह्यूई कहता है पाइनएप्पल। जिस पर वो आदमी कहता है नहीं, ये एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट है, मैंने तुम्हें ये बार बार बताया है, और ये एक गुड प्रोडक्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक गुड प्रोडक्ट ना हो तो तुम मार्केट को कॉर्नर नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक बार एक बैड प्रोडक्ट के साथ कोशिश करी थी और उससे कई प्रॉब्लम्स आई। तभी पीछे से एक और आदमी आता है जो ह्यूई से कहता है तो तुमने उसे आखिर ढूंढ ही लिया। तो अगर आपको वॉल्यूम 12 याद हो तो ये बैड प्रोडक्ट वाली बात स्टिलवेल ने एंड में कही थी, जब उसे रियलाइज़ हुआ था कि सूप्स कभी भी बेहतर नहीं बनने वाले, और ये अजीब सा आदमी एक्चुअली स्टिलवेल ही होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वही स्टिलवेल जो एक टाइम पर काफ़ी स्मार्ट और चालाक आदमी था। आज उसकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है, जिसे देखकर ह्यूई वहाँ मौजूद दूसरे आदमी से कंफर्म करता है, देखो मैं अभी किसी बात के बारे में पता लगा रहा हूँ और इस बात के काफ़ी चांसेस है कि ये उस बात के पीछे का रीज़न हो। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि ये बस सच छुपाने के लिए यहाँ पर एक्टिंग कर रहा हो। जिस पर वो दूसरा आदमी जवाब देता है, अगर ये बस एक्टिंग कर रहा है तो ये उस दिन से एक्टिंग कर रहा है जब से ये यहाँ पर आया है, और इसे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके होते हैं। तो उस आदमी की इस बात से हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम ह्यूई से मिलने के बाद के लगभग 2-2.5 साल बाद से ही स्टिलवेल का मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो यहाँ पर आ जाता है। खैर, ह्यूई को ये समझ आ जाता है कि स्टिलवेल ने ये डायरी नहीं भेजी होगी, और इसके बाद वो चला जाता है मंकी यानी कैसलर के पास। कैसलर के पास जाते हुए ह्यूई उसके साथ एक छोटा सा मजाक करता है। ह्यूई कैसलर के असिस्टेंट के थ्रू ये बुलवाता है कि कोई मिस्टर बुचर आपसे मिलने आए हैं, और ये सुनकर कैसलर डर के मारे खिड़की से बाहर भागने लग जाता है, जहाँ उसे ह्यूई मिलता है। तो आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो यही सेम चीज़ द बॉयज़ कॉमिक के फर्स्ट इशू में भी हुई थी, जहाँ असल में बुचर ही मौजूद होता है और वो खिड़की के बाहर कैसलर को पकड़कर उसके अखरोट फोड़ देता है। खैर,
इस डरावने मजाक पर केसलर पहले ह्यूई को थोड़ा सुनाता है, पर इसके बाद वो दोनों वापस केसलर के ऑफिस जाकर बात करने लगते हैं। ह्यूई केसलर को डायरी के बारे में बताता है और उसको भेजने वाले पॉसिबल लोगों के बारे में केसलर से पूछता है। केसलर के मन में दो नाम होते हैं, पहला मैलेरी, पर ह्यूई कंफर्म करता है कि उसे पता चल गया था कि बुचर ने ही मैलेरी को मार दिया था, तो वो ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन पर जाने से पहले केसलर ह्यूई को ये समझाता है कि कुछ भी हो जाए पर ये डायरी या इसमें लिखी बातें गलती से भी पब्लिक के सामने नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सब पढ़कर पब्लिक बॉयज़ और सीआईए के बारे में भी गलत सोचने लग जाएगी। पर ह्यूई उसे विश्वास दिलाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा। यहीं आप दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि सभी पेंटिंग्स डिसेबल्ड लड़कियों की हैं, और जैसा कि हमने पहले कई बार ये देखा था कि केसलर या मंकी की डिसेबल्ड लड़कियों के लिए किंग है, तो उसी का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है। खैर, इसके बाद केसलर ह्यूई को दूसरा नाम बताता है, जो होती है रेनर, और जब ह्यूई रेनर के पास जाता है तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर लेती है कि उसी ने ये डायरी भेजी थी। तो रेनर बताती है कि उसने ये डायरी ह्यूई को इसलिए भेजी थी ताकि इससे ह्यूई ट्रिगर हो जाए और डर के मारे कुछ ऐसा कर दे जिससे इस डायरी और बॉयज़ की बात दुनिया के सामने आ जाए, ताकि रेनर भी पब्लिक के नज़रों में फिर आ जाए और उसका पॉलिटिकल करियर एक बार फिर से स्टार्ट हो जाए। पर ह्यूई बताता है कि उसके प्यार यानी एनी ने उसे शांत रखा और कुछ उल्टा सीधा करने से भी रोके रखा। पर ह्यूई ये भी कहता है कि अगर ऐसा नहीं भी होता तो वैसे भी वो इस डायरी के बारे में पब्लिक को तो कभी गलती से भी नहीं बताता। फिर रेनर अपने बारे में बताते हुए कहती है कि ह्यूई और केसलर के उस ऑडियो लीक ने उसकी इमेज को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से उसका पॉलिटिकल करियर और पर्सनल लाइफ बर्बाद हो गई। पर रेनर अभी भी चाहती है कि वो किसी बड़ी पावर पोजीशन पर पहुंचे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। पर ह्यूई रेनर को समझाता है कि अभी भी कई सूप्स और कंपाउंड भी बाहर मौजूद हैं, और अगर ये डायरी या पुराने और कोई भी राज बाहर जाते हैं तो उससे फिर से किसी प्राइवेट कंपनी को इनसे प्रॉफिट बनाने का आइडिया आ जाएगा, या इवन कोई बड़ा नेता भी इन्हें कई और बुरी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन इस बात पर रेनर कहती है, कोई और ही क्यों, मैं खुद उन्हें यूज़ करूँगी। एक बार मैं पावर में आ गई तो मैं उन्हें ऐसे कई कामों में यूज़ कर सकती हूँ जिससे हमें ना सिर्फ अपने देश से बल्कि बाहर से भी फ़ायदा मिलेगा। रही बात पावर तक पहुँचने की, तो उसके लिए मैंने तुम्हें चूज़ करके शायद वैसे ही गलती करी। मुझे तुम जैसे ट्रॉमेटाइज मैन बॉय की ज़रूरत नहीं है, ना ही बुचर के अपने मरी हुई बीवी को लिखे लव लेटर की। मुझे खुद जो बॉयज़ के बारे में पता है वो मैं पब्लिक को बता दूंगी और पब्लिक की नज़रों में हीरो बन जाऊंगी। पर ये सब सुनकर ह्यूई बड़े ही शांत तरीके से अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग चालू करता है, और ये रिकॉर्डिंग है रेनर के अफगानिस्तान मिशन की, जिसका जिक्र पहले बुचर ने भी रेनर के सामने किया था। उस टाइम रेनर ने बुचर और हमें ये बताया था कि अफगानिस्तान के मिशन के दौरान रेनर ने एक सिविलियन से भरे गाँव पर अटैक इसलिए करवा दिया था क्योंकि रेनर को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं। पर बुचर ने इस बारे में खुद से रिसर्च करी और उसे एक रिकॉर्डिंग मिली, जिसे मरने से पहले वो ह्यूई को सौंप गया, और इस रिकॉर्डिंग में हमें उस मिशन की सच्चाई पता चलती है। तो इस रिकॉर्डिंग में हम सुनते हैं कि अटैक करने वाले जेट का पायलट क्लियरली बताता है कि उस गांव में बस औरतें और बच्चे ही मौजूद हैं, लेकिन अपने काम को कम करने और अपने प्रमोशन के लिए ये पता होने के बावजूद भी रेनर ज़बरदस्ती उन पायलट्स को अटैक करने के लिए बोलती है, जिसमें कई इनोसेंट औरतें और बच्चे मारे जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर ये रिकॉर्डिंग ह्यूई ने पब्लिक में भेज दी तो रेनर की बची हुई इज्जत भी खत्म हो जाएगी, उल्टा उस पर केस भी हो सकता है। इसलिए रेनर को अपना बॉयज़ के बारे में पब्लिक को बताने का प्लान भी कैंसिल करना पड़ता है, और इसके बाद ह्यूई भी वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच रेनर ये भी कहती है कि बुचर ने मुझसे कहा था कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। जब वो बैकी की मेमोरीज़ को किल करना चाह रहा था तब भी वो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। जिस पर ह्यूई कहता है, तो तुमने वो डायरी पढ़ी थी? रेनर कहती है, ऑफ कोर्स मैंने पढ़ी थी। जिस पर ह्यूई कहता है, वेल उसने बैकी की मेमोरीज़ को ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर की थी, पर एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बुचर भी नहीं कर सकता था। वैसे मैडम डायरेक्टर, क्या कभी किसी भी डिसेंट इंसान ने आपसे प्यार किया है? और ह्यूई की लास्ट लाइन में किए हुए कमाल के रोस्ट से रेनर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो अपना ग्लास उसकी तरफ फेंक देती है। पर हम यहाँ इज्यूम कर सकते हैं कि उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि सीन यहाँ से चेंज होता है और हम चलते हैं स्कॉटलैंड में, जहाँ फाइनली ह्यूई ने अपना डिसीजन ले लिया होता है और वो एनी से शादी करने जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी के विश के अकॉर्डिंग बॉबी ही ह्यूई का ग्रूम्समैन बना होता है। यही बॉबी ह्यूई से पूछता है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछूंगी, पर अब तुमने अपने काम में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, राइट? जिस पर ह्यूई कहता है, हाँ दुनिया अब सेफ है। और थोड़ी देर में एनी भी वहाँ तैयार होकर आ जाती है, और बस कुछ 3-4 लोगों के बीच में ही ह्यूई और एनी फाइनली शादी कर लेते हैं। ह्यूई भाई ने कितने टाइम से बेचारी को लटका रखा था। खैर, सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं रात में, जहाँ ह्यूई इस डायरी के पेजेस को फाड़ फाड़ कर अपने घर के फायर प्लेस में डालकर जला रहा होता है, ताकि बुचर और बॉयज़ के ये राज कभी किसी और के हाथ में ना आए। और इस तरह से एक पेज को छोड़कर बाकी ह्यूई पूरी डायरी को जलाकर ख़त्म कर देता है। उस बचे हुए एक पेज पर ह्यूई कुछ लिखकर और उसे एक बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक देता है, जिसमें लिखा होता है, डियर बेकी,
तुम एंड तक उसके साथ थी। और इसी के साथ फाइनली ये वॉल्यूम और साथ ही द बॉयज़ कॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इसमें आप और हम इन कैरेक्टर्स के साथ और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बने। हालांकि अभी भी आप चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं इस चैनल पर इनविंसिबल कॉमिक्स को भी कवर करूँगा। इवन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियोज़ को लाता रहूँ। खैर, फिलहाल बात करें इस वॉल्यूम की, तो ये वॉल्यूम जैसा आपको भी फील हुआ होगा कि उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। इवन मैंने कई पॉलिटिकल पार्ट को काफ़ी शॉर्ट में यहाँ बताया था। अगर वो भी पूरा कवर करता तो आपको शायद और बोरिंग लगता। बट हाँ, ये ज़रूर था कि इस वॉल्यूम के थ्रू हमें एनी और ह्यूई के रिलेशन का कंक्लूजन मिला, और साथ ही इतने टाइम बाद क्या किन कैरेक्टर्स के साथ क्या क्या हुआ है ये भी हमें पता चला। साथ ही स्टिलवेल और रेनर के साथ हुए जस्टिस के बारे में भी पता चला। उसके अलावा थॉर की पैरोडी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और बैकी और बुचर का रिलेशनशिप भी थोड़ा और एक्सप्लोर हो पाया। बाकी बात करें यहाँ पे रेनर और स्टिलवेल की, तो आई थिंक पूरे कॉमिक में सबसे ज़्यादा बुरी एंडिंग इन्हीं दो कैरेक्टर्स को मिली है, जो कि एक्चुअली ये कहीं ना कहीं डिजर्व भी करते थे, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स या तो एक ही बार में मर गए या जिंदा रहकर अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, जैसे ह्यूई, एनी, केस्लर एक्सेट्रा। पर स्टिलवेल और रेनर के कैरेक्टर जो एक टाइम पर इतने स्मार्ट और पावरफुल हुआ करते थे, अब वो बस अकेले और परेशान रह गए हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में उनके लिए मौत से भी एक बदतर सज़ा है। खैर, फिलहाल आप कमेंट्स में बताना कि आपको ये वॉल्यूम कैसा लगा। साथ ही पूरे बॉयज़ कॉमिक में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर या सबसे फेवरेट मूवमेंट क्या था, लिखिएगा ज़रूर। उसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर, और मुझे इंस्टाग्राम पर @theIndianCinephile1 पर फॉलो करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।